बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ये डिफिनीशन हुई, आप लोग बहुत ध्यान से इसको याद करिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं और बताते हैं कि कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो जैसे पहला हमने लिया है H2S प्लस Cl2, इससे बनेगा 2HCl प्लस S। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से H2S से हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन में जा रही है, तब HCl बना और यहाँ पर S आया। तो हम इसके दो पार्ट बनाते हैं। पहला पार्ट है H2S से S, तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रही है, दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, क्योंकि H2S से हाइड्रोजन निकल रही है, अतः H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ गया? तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसकी बी अभिक्रिया क्या है? बी अभिक्रिया है Cl2 और इससे बनता है 2HCl। अब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन जुड़ चुकी है, तो अब क्या बोलेंगे? क्योंकि क्लोरीन से हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, अतः Cl2 का अपचयन हो रहा है। अब इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ ही गया होगा कि H2S से हाइड्रोजन निकल रही है, अतः H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है, और क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ रही है, अतः क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिडक्शन। तो निष्कर्ष क्या निकला? क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ संपन्न हो रही हैं, अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। समझ में आया? अब एक और अन्य उदाहरण लेकर के इसको फिर से स्पष्ट किया जाए। दूसरा उदाहरण ZnO प्लस C, इससे बन जाता है CO प्लस Zn। यहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है कि ZnO से ऑक्सीजन निकल करके
सी में जुड़ रही है। तब हम इसकी ए अभिक्रिया बनाएं। कैसे बनेगा कि ZnO और इससे बनता है Zn। देखें जिंक ऑक्साइड से, यानी यहां से ऑक्सीजन निकल रही है, तभी तो यहां नहीं बचा। चूंकि ZnO से ऑक्सीजन निकल रही है, अतः ZnO का अपचयन हो रहा है। तो इसका क्या हुआ? अपचयन यानी रिडक्शन। अब बी अभिक्रिया क्या है? सी और इससे बनता है CO। अब देखो यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ेगी तभी तो CO बनेगा। तो चूंकि कार्बन से ऑक्सीजन संयोग कर रही है, अतः कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इतना समझ में आया? अब हम यहाँ बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो इस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न हुई। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? चूंकि उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ संपन्न हो रही हैं, अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अच्छे से समझ में आ गया सबको? बच्चों, एक हमने ये तीसरा उदाहरण लिया है। इस अभिक्रिया को भी चेक करना है क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं। तो इसके चेक करने के लिए सबसे पहले ए अभिक्रिया बनाएंगे और इससे देखेंगे क्या बन रहा है, Cu+2। ठीक है, यहाँ कॉपर ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तभी ये पॉजिटिव आयन बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। तो चूंकि कॉपर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अतः कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। इतना समझ गए? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो हम यहां लिख देंगे ऑक्सीडेशन। अब बी पार्ट क्या है इसका, 2Ag+ और इससे बन रहा है 2Ag। अब ये पॉजिटिव आयन जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा यानी ग्रहण करेगा, तभी तो ये उदासीन परमाणु बनाएगा। तो चूंकि Ag आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अतः Ag आयन का अपचयन हो रहा है। अब हम यहां क्या लिखेंगे, रिडक्शन। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, चूंकि उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं साथ साथ संपन्न हो रही हैं, अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। समझ में आ गया? बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या।
और ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पे आएंगे। किसी परमाणु, अणु या आयन पर उपस्थित वास्तविक आवेश उस परमाणु, अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। समझ में आ गया? किसी परमाणु, अणु या आयन पर उपस्थित वास्तविक आवेश उस परमाणु, अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। इसे शॉर्टकट में ON, ऑक्सीडेशन नंबर से लिखते हैं। ठीक है? इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य या भिन्न, भिन्न का मतलब भिन्नात्मक, ठीक है, भी हो सकता है। जैसे H+Cl- Br-, O2-, N3-, OH-, SO4 2-, NO3 1-, PO4 3-। इतना समझ में आया? अब हम लेते हैं NH4+, Ba2+, Ca2+, Al3+, O2, Na2, Cl2, Br2, I2, हीलियम, नियॉन, आर्गन, Au, ऑरियम सोना, प्लेटिनम, आयरन, जिंक आदि। ये हमने बहुत सारे तत्व ले लिए। अब हमें इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, वो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है? कैसे लिखेंगे हम यहाँ बता रहे हैं। जितना इसके ऊपर आवेश है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या मानी जाएगी। कितना आवेश है सबको दिख रहा होगा, +1, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई? +1। इस पे -1 है तो -1, -1, -2, -3, -1, -2, -1, -3। इस पे कितना है? +1, +2, +2, +3। इस पे कोई आवेश नहीं है तो 0। इस पे भी कोई आवेश नहीं, 0, 0, 0, 0। इस पे भी कोई आवेश नहीं है, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाली और ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी परमाणु, ये परमाणु है, किसी भी अणु, ये अणु है, या आयन, ये आयन है, पर उपस्थित वास्तविक आवेश उस परमाणु, अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। इतना सबको समझ में आ गया है?